2 साल के बाद योगेंद्र दत्त ने उस जमीन को ट्रांसफर किया है इनके बिटिया के नाम पर, सांभवी चौधरी के नाम पर, और उसका प्रमाण रजिस्ट्री है। उन्हीं के पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी ने कहा कि भाई इनको जवाब देना चाहिए। तो क्या वो भी आपके खिलाफ राजनीति कर रहे हैं? लेकिन जब पत्रकार आपसे सवाल करते हैं तो आप कहते हैं कि आप आरएसएस से ट्रेनिंग लेकर आएंगे, तो गलत है। वो खुद ही बेचारे आप सवाल करते हैं, सवाल का जवाब तो दिया ना। जब पत्रकार एक मिनट सुनिए, और आपने उस पर वीडियो भी चलाया कि प्रशांत किशोर तू तड़ाक करने लगे। नहीं, ये नहीं देखो तुम पर सब कोई हंस रहे हैं, ये तो ह्यूमिलेशन वाली बात हो जाती है। आप गलत सवाल कीजिएगा तो पूछेंगे, तो आप ह्यूमिलेट थोड़ी करते हैं। ह्यूमिलेट करने की बात नहीं। अगर आपसे सवाल करते आप गुस्सा हो जाते नहीं, क्यों आप कहाँ गुस्सा हो रहे हैं? आप सवाल कर रहे हैं, मैं कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ? 1995 में ये मर्डर हुआ था। 1-2 लोग नहीं, 8 लोगों को की मृत्यु हुई है। ये उसमें नामजद अभियुक्त जेल गए, और ये इसलिए निकले कि ये इन्होंने दावा किया, एक सर्टिफिकेट दिया इन लोगों ने कि हमारी उम्र 15 साल है। बिहार विधानसभा चुनाव में गिनती भर समय रह गए हैं और ऐसे में बिहार की सियासत में खूब घमासान की स्थिति है। बड़े बड़े नेताओं के खूब दावे किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, और ऐसे में हमारे साथ जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं। कैसी चल रही है चुनाव की तैयारी? हम लोग तो वो विद्यार्थी हैं जो चुनाव के परीक्षा की तैयारी महीनों पहले से शुरू करते हैं। हम लोग गेस्ट पेपर पढ़कर एग्ज़ाम देने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। तो बिहार में बदलाव की, चुनाव की जो तैयारी है हम लोगों ने 3 बरस पहले से कर रखी है, और 3 बरस से कर रहे हैं। जितना लोग चुनाव के दौरान मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा मेहनत हम लोग 3 बरस से कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपके परिणाम भी अच्छे आएंगे। अब तो आप दूसरे विद्यार्थियों की कमियां खामियां भी गिना रहे हैं। बीजेपी के कई सारे नेताओं का लिस्ट लेकर बैठे हुए आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं आरोप कहाँ लगा रहा हूँ? मैं 3 बरस से यहाँ हूँ। मैं तो ये आरोप प्रत्यारोप, सरकार का कौन सा काम हुआ नहीं हुआ, इन बातों में पड़ता ही नहीं हूँ। लेकिन जब हम लोग घूम रहे हैं नीचे, तो लोग जो बता रहे हैं और जो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद शायद बिहार की ये भ्रष्टतम व्यवस्था अभी चल रही है। लालू जी के राज में अपराध ज़्यादा था, अपहरण था, डकैती थी, लूटमार था, हत्या थी, लेकिन सरकारी भ्रष्टाचार का आलम इतना नहीं था जितना आज है। तो हम लोग पर भी दबाव है कि भैया जब आप सब बात कह रहे हैं तो भ्रष्टाचार की बात बोलिए। और उसमें भी हम लोग सिर्फ जो बड़े भ्रष्टाचारी हैं, जो सबसे बड़े चेहरे हैं और जिनका भ्रष्टाचार सैकड़ों करोड़ रुपए में है, उन्हीं की बात बता रहे हैं और तथ्यों के साथ बता रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे। बता रहे हैं भाई ये हुआ है, तुम जवाब दे दो। अब उनकी मर्जी, वो जवाब दे न दे, जनता मालिक है, वो तय करेगी। लेकिन आज पूरे बिहार में क्या माहौल है कि अगर प्रशांत किशोर ने बोला है तो नेता की बोलती बंद है। ये आरोप प्रत्यारोप की कहाँ बात होती है? आरोप प्रत्यारोप तो तब होता है जब मैं कहता कि दिलीप जायसवाल जी ने कॉलेज कब्जा किया है और वो कहते कि मैंने नहीं किया है। वो तो एक तरह से उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि सत्य तो वही है, कॉलेज तो उनके कब्जे में है। मंगल पांडे जी को मैंने कहा कि इन्होंने 25 लाख रुपए दिलीप जायसवाल से अपने पिताजी के बैंक खाते के माध्यम से लिया है, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। आरोप प्रत्यारोप कहाँ है? उन्होंने ये कहा कि देखिए हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हमको फ्लैट खरीदने के लिए हमको कर्ज लेना पड़ा। तो उसका जवाब हमने दे दिया कि आप जिस इतने गरीब हैं कि 25 लाख रुपए आपको कर्ज लेना पड़ रहा है दिलीप जायसवाल से, तो फिर आपके पत्नी के उसी अकाउंट से जिससे 25 लाख रुपये आपने भुगतान किया है फ्लैट खरीदने के लिए, उसी अकाउंट में 2 करोड़ 20 लाख रुपया कैसे आया है? तीसरी बात जो हम लोगों ने कही वो सम्राट चौधरी को लेकर कही है। सम्राट चौधरी यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। मैं भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहा हूँ उन पर, मैं सीधा डिसीव करने का, ये 420 है। आप उन पर हत्या का आरोप है, वो जेल गए हैं, और ऐसा नहीं कि न्यायालय ने उनको बरी कर दिया। नाबालिग होने के नाम पर इनको जुवेनाइल कोर्ट ने वहां से रियायत दी। अब आप बताइए कि इसमें क्या उन्होंने कहा कि वो जेल नहीं गए थे? जेल गए थे, 3 महीना जेल में थे, और किस नाम पर छूटे? क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं 15 साल मेरी उम्र है, तो नाबालिग बच्चा अगर उससे हत्या हो जाए तो क्या वो हत्या नहीं मानी जाएगी? उसका ठीक है, उसका कानून में प्रावधान सजा का वो अलग हो सकता है, लेकिन हत्या की बात तो आप पर है, आप जेल तो गए हैं। और उससे भी बड़ी बात कि आपने अपने इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट में इसको डिक्लेयर क्यों नहीं किया? डिक्लेयर क्यों नहीं किया?
ये तो सीधा सीधा कानून का उल्लंघन है। अगर आप पर, ये तो कानून कहता है कि आप चुनाव लड़ते हैं तो आप पर किसी तरह के जो भी मुकदमे हैं, सही हो गलत हो, आपको उसको डिक्लेयर करना है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन का, तो सम्राट चौधरी ने तो जारी किया नहीं। दूसरी बात इसी से लिंक है, इन्होंने कहा 1995 में ये मर्डर हुआ था मार्च में, एक दो लोग नहीं 8 लोगों को की मृत्यु हुई है। ये उसमें नामजद अभियुक्त जेल गए और ये इसलिए निकले कि ये इन्होंने दावा किया, एक सर्टिफिकेट दिया इन लोगों ने कि हमारी उम्र 15 साल है, ये निकल आए। उसी वजह से जब ये मंत्री बनाए गए तो इनको, इनके विरोधियों ने वो दावा किया कि भाई तो नाबालिग है, इसलिए उनको पद छोड़ना पड़ा। तो ये आरोप प्रत्यारोप नहीं है, तो प्रमाण है, सीधा है, प्रमाण के साथ आप तमाम नहीं। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद इन्होंने 1998 में जो एफिडेविट अपना सबमिट किया इलेक्शन कमीशन में, इन्होंने लिखा कि मैं 7th पास हूँ। और आगे के जो इन्होंने चुनाव लड़े हैं उसमें इन्होंने कहा कि मैंने ग्रेजुएशन किया है कामराज यूनिवर्सिटी से, डॉक्टरेट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। ये बात कि इनका बीए का डिग्री फर्जी है या यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से कभी पढ़ाई नहीं किए हैं, ये बात कई बार पब्लिक के डोमेन में रही है। हम नई बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये बताइए कि आपने मैट्रिक कब पास किया और 12th कब पास किया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के का जो डॉक्यूमेंट है, जो हलफनामा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि सम्राट कुमार मौर्य, जो उस समय उनका नाम था सम्राट कुमार मौर्य, रोल नंबर XYZ, अपीयर हुए प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर और मैट्रिक का एग्जाम फेल हो गए, इनको 234 नंबर आया है। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, मैं आपको दे देता हूँ, देख लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 1998 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया कि ये आप परीक्षा सम्राट कुमार मौर्य नाम के एक विद्यार्थी ने, जो इस एडमिट कार्ड से अपीयर हुए थे प्राइवेट विद्यार्थी के तौर पर, रेगुलर विद्यार्थी के तौर पर नहीं, वो परीक्षा पास नहीं कर सके। 98 के बाद आपने किस साल में मैट्रिक किया है ये बता दीजिए। और ये बात सिर्फ मैं तो नहीं कह रहा हूँ, अब उन्हीं के पार्टी के कद्दावर नेता कैबिनेट मंत्री RK सिंह साहब ने ये कहा कि भाई अगर पूछा जा रहा है कि कब मैट्रिक पास किए हो तो बता दीजिए, इसमें आरोप प्रत्यारोप का जगह कहाँ है। प्रशांत, अगर ये पूछा जा रहा है, आप बताइए, आप तो मीडिया में हैं, बड़ी पत्रकार हैं, खोजी पत्रकारिता भी आप लोग करते हैं, सीख रहे हैं। नहीं, क्या आप लोगों को ये पता था कि ये 3 महीने जेल में थे हत्या के आरोप में? हत्या के आरोप में सम्राट चौधरी 3 महीने से ज्यादा जेल में थे, क्या आपको ये जानकारी थी? ये बात तो पहले से थी कि वो जेल, वो खुद एडमिट करते हैं, लालू जी की वजह से हम ये सब किए जेल। नहीं, लालू जी का वजह उसमें कहाँ है? लालू जी से है नहीं। सदानंद सिंह जिनकी मृत्यु हुई है वो तो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लालू जी का क्या लेना देना इससे? अरे भाई, आप ये फिर करेक्ट कर लीजिए। तब ये लोग समता पार्टी में, इनके पिताजी थे शकुनी चौधरी जी, चुनाव लड़ रहे थे, उसमें बम चला, 6 काउंटिंग के दिन 6 लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद जान बचाने के लिए शकुनी चौधरी और ये सारा परिवार लालू जी के पार्टी में आया। ये उस समय जबकि ये घटना हुई तब ये समता पार्टी में थे, जिनकी हत्या हुई वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लालू जी का उससे कोई लेना देना नहीं है। अब लालू जी का इसमें क्या काहे घसीट रहे हो आप? और आप नामजद अभियुक्त हैं, आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किया? आप पत्रकार हैं, आप कर रहे हो तो बताते हैं। आपने ये पूछा कि आप इलेक्शन एफिडेविट में क्यों नहीं बताया ये बात? हम तो सवाल करते, आपके किसी आरोप का वो जवाब ही नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि वो ऐसे ही बोल रहे हैं। ठीक बात आपने कहा, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि ये जनता देख रही है कि अगर प्रशांत किशोर ने बात कही है तो मैं आरोप प्रत्यारोप प्रवक्ता की तरह थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो फैक्ट दे रहा हूँ, उसको काट दो, मैं अपनी गलती मान लूंगा। अंतिम बात, ये सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी, मैंने कहा पहली बार कि भाई इन्होंने टिकट खरीदा 25 करोड़ में अपनी बेटी के लिए, ऐसा सामान्य लोगों के बीच में चर्चा है, ऐसा LJP के पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है। इन्होंने कहा कि नहीं ये बात गलत है, मैं इन पर मानहानि करूंगा। मानहानि केस उन्होंने किया हुआ है, केस चलने दीजिए। अब मैंने कहा कि आप पर 200 करोड़ रुपए का अवैध संपत्ति खरीदने का आरोप है और मैंने उसका ब्यौरा दिया, एक एग्जाम्पल, पूरा फुल केस, क्योंकि अब 200 करोड़ संपत्ति का आपका 2 घंटे लग जाएंगे आपको समझाने में। मैंने एक उदाहरण के तौर पर बताया कि 2019 में आपने विक्रम में 23 कट्ठा जमीन, 0.7 एकड़ जमीन अपने PA, तब के
पर्सनल असिस्टेंट योगेंद्र दत्त के नाम पर खरीदा 34 लाख रुपए में 2019 में। 2 साल के बाद योगेंद्र दत्त ने उस जमीन को ट्रांसफर किया है इनके बिटिया के नाम पर, शांभवी चौधरी के नाम पर, और उसका प्रमाण रजिस्ट्री है। साथ में ये भी प्रमाण है कि इनके अकाउंट, योगेंद्र दत्त के अकाउंट में 10 लाख रुपया शांभवी चौधरी के अकाउंट से आया है, वो मैंने वो डेट जारी किया है। सीधा सवाल कि 34 लाख रुपए की जमीन आपने 10 लाख रुपए में कैसे खरीद ली? क्योंकि रजिस्ट्री में वैल्यू तो 34 लाख लिखा हुआ है। फिर जब आप पर इनकम टैक्स का नोटिस आया तो 4 बरस के बाद आपने 25 लाख रुपया योगेंद्र दत्त को फिर ट्रांसफर किया शांभवी चौधरी ने। अब सीधा सवाल है, भाई योगेंद्र दत्त के नाम पर आपने संपत्ति आपने खरीदी, वो खुद से खरीदे, इसलिए तो प्रमाण नहीं है। योगेंद्र दत्त ने आपकी बेटी को बेचा, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, कोई किसी को बेच सकता है। बात गलत कहाँ से शुरू हो रही कि अगर योगेंद्र दत्त ने आपकी बेटी को जमीन 34 लाख का बेचा तो आपने 10 लाख रुपया ही क्यों दिया? क्या कोई डीड साइन हुआ कि भाई 20 लाख रुपया बाद में देंगे? और अगर आपने 10 लाख में ही खरीदा था तो 2025 में फिर क्यों उसको पैसा भेज रहे हो बैंक से? ये मैंने एक केस बताया। देखिए, पशुपालन घोटाला के बारे में लोग कहते हैं 900 करोड़ का घोटाला था, 1000 करोड़ का घोटाला था। 1000 करोड़ पर थोड़ी ना केस चला। लालू जी को जिस केस में उनको सजा हुई वो तो 90 लाख रुपए के विड्रॉल का है, क्योंकि कानूनी तौर से तो वही बात बताई जाएगी जो कि पूरा जिसका फुल प्रूफ प्रमाण। चोरी करने वाला हर जगह तो छुपा के ही चोरी करेगा ना। लेकिन उसके साथ मैंने ये भी बताया कि आपकी बेटी की जब सगाई हुई है, सगाई होने के बाद शादी के बीच में 38 करोड़ रुपए का जमीन तो सिर्फ पटना में खरीदा गया है। नाम, नंबर, चेक, अमाउंट, डीड सब मैंने जारी किया है। आप कैमरे पर आइए और बता दीजिए कि ये हमारा नहीं है। इसमें आरोप प्रत्यारोप का सवाल कहाँ है? अभी मैं उनका कहीं कोई बयान देख रहा था, कोई अभी चैनल पे बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको क्यों जवाब दूं। उन्होंने क्या बोला है? मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूं कि जवाब कैसे देना है। तो भाई मेरी बात छोड़ दो, मैं तो मान लीजिए मैं राजनीति कर रहा हूं। उन्हीं के पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी ने कहा कि भाई इनको जवाब देना चाहिए, तो क्या वो भी आपके खिलाफ राजनीति कर रहे हैं? पत्रकार होने के नाते आपसे मेरी अपेक्षा ये है, ठीक है प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं, प्रशांत किशोर बौखलाए हुए हैं जैसा उनका कहना है, क्या उनके पार्टी के प्रवक्ता नीरज जी भी उनके खिलाफ राजनीति कर रहे हैं? क्या वो भी बौखलाए हुए हैं? क्या आर.के. सिंह जो यहाँ के सबसे ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स में जिनकी गिनती होती है, ईमानदार, केंद्र में मंत्री रहे, मोदी कैबिनेट में मंत्री रहे, क्या वो भी भाजपा के नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को अपना 10th का मार्कशीट दिखाना चाहिए? वो क्यों कह रहे हैं कि भाई अगर आप जेल गए थे तो बताइए? वो क्यों कह रहे हैं दिलीप जायसवाल को कि आप बताओ कि कॉलेज कब्जा किए हो कि नहीं किए हो? तो ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? ये तो प्रत्यक्ष है, सामने दिख रहा है। बिल्कुल प्रशांत जी, आपने अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, इन तमाम नेताओं के बारे में कहा। हालांकि और भी कई नेता हैं जिस पर आप तथ्य के साथ ये तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन जब पत्रकार आपसे सवाल करते हैं तो आप कहते हैं कि आप आरएसएस से ट्रेनिंग लेकर आएंगे, तो गलत है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं गलत, क्योंकि अगर आपने आरएसएस से ट्रेनिंग ली है तो मैं कहूंगा कि आप आरएसएस, इसका भी तथ्य है क्या? तथ्य है, बिल्कुल तथ्य है। वो खुद ही बेचारे आप सवाल करते हैं, सवाल का जवाब तो दिया ना। जब पत्रकार, एक मिनट सुनिए, उस सवाल का जवाब मैंने दिया कि नहीं? आपने दिया, लेकिन ये कहना कि ये कहा और आपने उस पर वीडियो भी चलाया कि प्रशांत किशोर तू तड़ाक करने लगे। नहीं, प्रशांत किशोर ने ये कहा कि आपकी ट्रेनिंग आरएसएस से है और पत्रकार होने के नाते आपको ये भी कहना चाहिए। प्रशांत किशोर की पृष्ठभूमि हम बताते हैं ना, नीतीश कुमार से पृष्ठभूमि पूछी जा रही है, अशोक चौधरी से पूछा जा रहा है, तेजस्वी यादव से पूछा जा रहा है। तो अगर पत्रकार भी कोई सवाल कर रहा है तो उसको ये बताना चाहिए कि मैं आरएसएस का एक्टिव मेंबर रहा हूँ, ट्रेनिंग मैंने आरएसएस की ली है और अब पत्रकारिता कर रहा हूँ, ताकि उसके बाद सवाल कीजिए। सवाल करने का हक आपका नहीं जाता है। आपके कहने का मतलब वो व्यक्ति या वो पत्रकार आरएसएस से ट्रेनिंग लेकर आया? बिल्कुल है, नहीं लेके आया था उस दिन नहीं, वो संघ के सक्रिय वर्कर रहे, आप नहीं जानते, आप जाके चेक कर लिए, वो डिनाई भी नहीं किया उन्होंने। लेकिन सवाल तो पूछा जा सकता है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, आप चाहे आरएसएस से ट्रेनिंग लेकर आए हैं या कांग्रेस से, सवाल पूछना आपका हक है और मुझे जवाब देना ही है। फिर ये और मैंने जवाब दिया। मैंने ये नहीं कहा तुम पर सब कोई हंस रहे हैं, ये तो ह्यूमिलेशन वाली बात हो जाती है। आप गलत सवाल कीजिएगा तो पूछेंगे, तो आप ह्यूमिलेट थोड़ी कर, ह्यूमिलेट करने की बात नहीं। अगर आप, ये तो मैं कहूँगा
कि आप अपनी तैयारी तो करके आओ। उन्होंने जो सवाल किया उस सवाल का फैक्चुअल आंसर मैंने दिया कि नहीं दिया? आपने दिया है आंसर। साथ में मैंने ये कहा कि आप आरएसएस से के ट्रेनी हैं, आरएसएस में आपका लंबा दौर बीता है, ये भी आपको बताना चाहिए। नहीं, आपने कहा आरएसएस से आप ट्रेनिंग लेकर आए हैं। लेकर आए हैं, बिल्कुल लेकर आए हैं, इसमें गलत क्या है? आपसे सवाल करते आप गुस्सा हो जाते नहीं, क्यों? आप कहाँ गुस्सा हो रहे हैं? आप सवाल कर रहे हैं, मैं कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ? लेकिन मान लीजिए कि आप आरएसएस की सक्रिय वर्कर रही हैं और उसके बाद आपने पत्रकारिता शुरू कर दी, तो ये सवाल तो कहा ही जाएगा कि आप आरएसएस में थी। नहीं, आपने वहाँ आरोप लगाया सर। सवाल आरोप क्या नहीं है? आप आरएसएस से ट्रेनिंग। नहीं, मैं तो उस व्यक्ति को जानता हूँ ना। अच्छा। जो सज्जन हैं वो तो मेरे मित्र हैं, मेरे से मित्रवत हैं, रोज हमारे यहाँ आते हैं, उनको कितनी बार मैंने इंटरव्यू दिया है, कोई झगड़ा थोड़ी है। मैंने तो ये कहा कि मैं तो जानता ही हूँ कि आप आरएसएस के बैकग्राउंड के हैं, आरएसएस से आपकी ट्रेनिंग हुई है। आप जब सवाल कर रहे हैं तो कम से कम उसका रिसर्च करके आइए। आधी सीधा सवाल ऐसे तो नहीं कहा था सर, बड़े गुस्से में आपने कहा था ये तमाम बात। नहीं, टोन संभव है कि थोड़ा ये नहीं होगा, दूसरा होगा, लेकिन बात तो यही कही है। चुनाव बेहद नजदीक है। प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार हैं, लेकिन साथ साथ आप स्ट्रैटेजी भी बहुत दिन तक बनाए हैं। मौजूदा समय में जितनी पार्टी काम कर रही है बिहार में, क्या लग रहा है आपको जनसुराज क्या कर पाएगी? जो सत्ता में है वो जा रहे हैं, जो सत्ता में नहीं है वो दो विकल्प है, उसके बीच में जनता चुनने के जद्दोजहद में पड़ी है। जनता जिस पर भरोसा करेगी वो चुनकर आ जाएगा। एनडीए जा रहा है, नीतीश कुमार जा रहे हैं। नीतीश कुमार जा रहे हैं, एनडीए जा रहा है। मेरे ख्याल से आपने 3 साल तक पदयात्रा की बिहार में। इतनी बड़ी बातें किस आधार पर आप कर लेते हैं? किस क्योंकि आधार पर लोग कहते हैं? जो आदमी एक दिन गांव में नहीं गया वो कहता है उसको आप लोग चलाते हैं, हम तो 3 साल। एनडीए तो इतने दिन से यहाँ पर है, आरजेडी इतने दिन से। ऐसा है, कांग्रेस भी इस देश में बहुत दिन से थी। हाँ। चुनाव हारी कि नहीं हारी? बहुत दिन से। लालू जी यहाँ बहुत दिन से थे, 15 साल। चुनाव हारे कि नहीं हारे? वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी 30 साल से थी, वो चुनाव हारे कि नहीं हारे? आपको लग रहा है इस बार आप सरकार बना लेंगे? बीजू जनता दल 30 वर्ष से उड़ीसा में था, वो चुनाव हारे कि नहीं हारे? तो बहुत लंबे समय से आप हैं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप चुनाव नहीं हारिएगा। एनडीए चुनाव हार रहा है, बिहार में बदलाव हो रहा है, और बदलाव जब हो रहा है तो जनता के पास दो विकल्प है। या तो वो लालू जी के अराजक के जंगल राज को वापस लेकर आए, या वो जनसुराज का एक नया विकल्प बनाए, नई सरकार, नई व्यवस्था बनाए। जनता को तय करना है, इतना ही तय करना है। एनडीए इस बार नहीं रहेगी, ये आप कंफर्म अभी की व्यवस्था को हटना है, इसमें कहीं कोई दो मत है ही नहीं। जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का अत्याचार ये लोग कर रहे हैं, आप बताइए कि क्या लोग मानते हैं कि नहीं कि सरकार में बहुत भ्रष्टाचार है? हाँ, हम जब ग्राउंड पर जाते हैं तो ये लोग कहा कह जा रहे रहा है। हैं। हाँ। आप मानते हैं कि नहीं कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है? तो आप खुद कह रहे हैं कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, बहुत भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं, बदलाव चाहते हैं, लेकिन वो बदलाव नहीं करेंगे, इन्हीं को रख देंगे, ये आपका कहना है। तो आप कहना नहीं, हम सवाल पूछ रहे हैं। यही तो आप कह रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि एनडीए कैसे हटेगा, तो उसका मतलब तो यही हुआ कि लोग परेशान हैं, बदलाव चाहते हैं, कष्ट में हैं, भ्रष्टाचार है, लेकिन फिर भी इन्हीं को वोट दे देंगे। क्यों? यही होता आ रहा है बहुत यही साल होता से। रहा लोग है। जाति के आधार पर वोट करते हैं। आप क्या कहने, जाति खत्म हो गई है बिहार से? खत्म क्यों होगी? खत्म होने की जरूरत नहीं है। क्या 14 में जाति बिहार में खत्म हो गई थी? तो मोदी जी कैसे जीत गए? क्या 84 में बिहार में जाति खत्म हो गई थी? कांग्रेस राजीव गांधी कैसे जीत गए? क्या 89 में जाति बिहार में खत्म हो गई थी जब वीपी सिंह यहाँ? अगर जाति के आधार पर अगर जनता वोट कर रही है तो आपको करेगी? कैसे कर रही है? कर रही है ना कहा? इतने साल तक। किसने कहा? तो आप कह रहे हैं जाति बिहार से खत्म हो गई। फिर वही बात, आप दोनों चीज अपने शब्द को मेरे मुंह में डाल रहे हैं। नहीं। और फिर आप कहिएगा कि आप इरिटेट हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि 84 में जाति थी, उसके बावजूद कांग्रेस को लोगों ने जिताया। 89 में जाति थी, फिर भी लोगों ने वीपी सिंह को जिताया। 14 में जाति थी, फिर भी लोगों ने मोदी जी को जिताया। 19 में जाति थी, फिर भी लोगों ने भाजपा को वोट दिया पुलवामा के नाम पे। 2010 में जाति थी, फिर भी लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया, 5 में, 10 में, 15 में। तो जाति खत्म होगी तभी सरकार बदलेगी, ये किसने कहा? तब तो बिहार में सरकार कभी बदलना ही नहीं चाहिए आपके हिसाब से। पिछले 75 साल में जातियों की प्रोपोर्शन तो एक ही है, तो जो 52 में चुन लिया गया वही चलते रहना चाहिए, क्योंकि हर आदमी तो अपने ही जात को वोट देगा। तो जो 52 में सत्ता में लोग आए वही लोग कंटिन्यू करना चाहिए आपके हिसाब से। तो अब फिर हम बोलेंगे तो आप कहेंगे आप तो इरिटेट होते हैं। आप जब इरिटेट होंगे तब बोलेंगे सर, अभी आप नहीं हो रहे तो नहीं बोलेंगे। अब जैसे देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि शराबबंदी से नीतीश कुमार को फायदा हुआ है।
शराबबंदी इसलिए लगी हुई है क्योंकि नीतीश जी को महिलाएं इसके नाम पे वोट देती हैं। इसका तथ्य से कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार को सबसे बड़ी चुनावी सफलता कब मिली? 2010 में। उनके 115 एमएलए जीते, 25 एमपी जीते। उस समय शराब के सबसे ज़्यादा ठेके बिहार में थे। 2015 में नीतीश कुमार जब शराबबंदी नहीं लागू थी, कितना सीट जीते? 75। शराबबंदी कब लगी? 2016 में। उसके बाद चुनाव लड़े नीतीश कुमार, उनको कितना विधायक आया? 42। फिर भी आप लोग आकर कहेंगे कि नहीं शराबबंदी से वोट बढ़ रहा है। अगर शराबबंदी लागू होने के बाद नीतीश कुमार का सीट 40 से बढ़ के 60, 80, 100 हो जाता तो मैं मान लेता भाई शराबबंदी की वजह से लोग उनको वोट दे रहे हैं। यहाँ तो हो रहा है उल्टा। लेकिन आप पत्रकार हैं, अब आपका अपना परसेप्शन है कि ना शराबबंदी से परसेप्शन तो कुछ नहीं है सर, हम तो सवाल पूछ रहे हैं सीधे। नहीं, सवाल पूछने का भी कोई आधार तो होना चाहिए। और अगर आप सवाल पूछ रहे हैं परसेप्शन के आधार पर और सामने से कोई फैक्ट रख रहा है तो आपको मानना पड़ेगा। हाँ, उन्हें आ जब फैक्ट आप कह रहे हैं तो हम तो मान ही रहे हैं। अब जबरदस्ती फिर अगली बार आइएगा, फिर यही सवाल पूछिएगा कि नहीं शराबबंदी से महिलाओं का तो ऐसा सवाल तो मैंने पूछा भी। क्योंकि महिलाओं का जो वोट है नीतीश कुमार का, वो सिर्फ शराबबंदी से लिंक नहीं है, वो सुरक्षा से लिंक है, वो तरक्की से लिंक है, वो घर में आई बिजली से लिंक है, वो रिजर्वेशन अति पिछड़ों को मिला उससे लिंक है, जो सुशासन की बात चली उससे लिंक है, वो 4 किलो अनाज से लिंक है। पत्रकार बिना रिसर्च किया आएगा, बोलेगा वो तो शराबबंदी है इसलिए महिलाएं उनको वोट देती हैं। तो ऐसा अगर आप जब कहते हैं तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आपको ना समझ है, ना आप समझने की चेष्टा कर रहे हैं और पूरे बिहार के समाज को एक तरह से आप अपमानित कर रहे हैं कि किसी को कोई समझ नहीं है। आप शराबबंदी फर्जी लागू कर दीजिएगा, लोग आपको वोट देंगे। शराबबंदी का तो सवाल ही नहीं है सर, हमने पूछा भी। एग्जाम्पल जाति पे किए जा रहे हैं आप सवाल। जाति क्योंकि है बिहार में इसलिए सवाल बनता है। हर जगह है। किस राज्य में नहीं है? हर जगह है, बिहार में थोड़ी ज्यादा है। कैसे जाति क्या? हम जब भी ग्राउंड पर जाते हैं, अब इसको पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं जब ग्राउंड पर जाती हूँ, लोगों से सवाल करती हूँ, लोगों का ये जवाब होता है हमारी जाति के लोग हैं इसलिए हम वोट देंगे। तो आपने कहा ज्यादा है, ज्यादा मतलब यूपी के मुकाबले ज्यादा, कर्नाटक हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में है ज्यादा है, यही तो कह रहे हैं। तो ज्यादा तो रिलेटिव टर्म है। तो क्या यूपी जाके आपने पूछा, लोगों ने दूसरी बात कही? क्या आपने कर्नाटक में पूछा, लोगों ने ये नहीं कहा? क्या कर्नाटक में लिंगायत से नहीं कहा कि हम लिंगायत को? ये परसेप्शन भी है ना कि बिहार में आगे ना, फिर परसेप्शन पे। परसेप्शन क्या है और फैक्ट क्या है? समटाइम्स परसेप्शन कुड बी फैक्ट, मेनी अ टाइम्स परसेप्शन हैज गॉट नथिंग टू डू विद द फैक्ट। जाति समाज की एक सच्चाई है, जाति समाज की एकमात्र सच्चाई नहीं है। 3 बरस से समझा रहे हैं, फैक्ट रख रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन आपको मानना नहीं। आपको मतलब किसी को मानना नहीं है। रोज आकर रोज यही सवाल कीजिएगा तो हम आपको क्या कहेंगे? तब इरिटेशन होता है कि भाई जो मैंने जवाब दिया उस पर रिसर्च करके अगर आप कुछ उसमें और तथ्यात्मक बात लाएंगे, निश्चित तौर पर मेरा जवाब देना बनता है। लेकिन जो सवाल पूछ लिए उसका आंसर दे दिए, फिर उसी को रगड़े जा रहे हो यार, वो भी उसको गलत ही कहिएगा फिर, और कोई बात नहीं है। और जिस पत्रकार की आप बात करें, हम बिहार का कोई ऐसा पत्रकार नहीं है। बिहार के देश में आप देख लीजिए, हम किसी पत्रकार को ना नहीं कहते हैं। आज तक किसी भी इंटरव्यू में आप रिसर्च करवा लीजिए, मैंने किसी सवाल को डॉज किया ही नहीं है। आप सवाल कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। उस दिन सवाल किया गया, मैंने तुरंत बताया कि आप गलती कर रहे हैं। जिस कंपनी की पेडअप कैपिटल की आप बात कर रहे हैं, उस कंपनी के मालिक को देख लो कि वो कौन है, उसका तथ्य रखा। उसके लिए हमको घर नहीं जाना पड़ा, उसके लिए हमको स्ट्रेटजी नहीं बनानी पड़ी। कोई चिंता की बात नहीं। सबसे बड़ी बात, जो लोग भी प्रशांत किशोर पे आरोप लगा रहे हैं, जनसुराज पे, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? आप लोग का भी तो धर्म, उनसे ये पूछिए कि सर अगर प्रशांत किशोर गलत पैसा ला रहे हैं तो उन पर आप लोग सीबीआई ईडी का ईडी केस क्यों नहीं कर रहा है? प्रशांत किशोर तो सरकार में है नहीं, हम तो मंत्री हैं नहीं। सरकार आपकी, तंत्र आपका, पुलिस आपका, ईडी आपकी, आप केस करा दो, पकड़ लो, जांच करा लो। आप आरोप क्यों लगा रहे हो? आरोप तो वो लगाएगा ना भाई जो विपक्ष पे है, क्योंकि हमारे पास तो सरकार नहीं है। हमारे पास सरकार होती तो हम तो उन पर सीबीआई केस करते, उनको पकड़ के अंदर करा देते। उनको चुनौती दे रहे हैं कि अगर हमने कुछ गलत किया, जनसुराज ने गलत किया, तो तुम सीबीआई लगाओ, प्रशांत किशोर को अरेस्ट कर लो। कल बयानबाजी क्यों कर रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े और बहुत ही बेबाकी से अपने तथ्यों को इन्होंने रखा, अपनी बात कही। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।